हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य मंथन में। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ भोला राम का जीव, जो हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्य कहानी है। इनके बारे में, जो इनकी ये भोला राम का जीव है, इनके बारे में थोड़ी मुख्य बिंदु और कुछ इनके बारे में, जीवन के बारे में बताएंगे। तो हरिशंकर परसाई जो भोला राम का जीव है, यह एक व्यंग्य कहानी है। हरिशंकर परसाई का जन्म जो है 1924 में जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 1995 में हुआ। भोला राम जी कहानी का प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ। भोला राम जी कहानी संग्रह का प्रकाशन जो है 2016 ईस्वी में वाणी प्रकाशन दिल्ली से हुआ था। देखिए, एक ये जो कहानी है और ये जो कहानी संग्रह है, ये अलग है। कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ था 1967 में, और जो कहानी संग्रह है ये इसका हुआ था 2016 में। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। यह कहानी भोला राम का जीव परसाई रचनावली भाग 1 में संकलित है। इसका भी ध्यान दीजिएगा। परसाई रचनावली भाग 1 में संकलित है भोला राम का जीव। परसाई रचनावली 6 खंडों में है। इसका प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ। यह कहानी सामाजिक, व्यंग्यात्मक एवं फैंटेसी शैली में रचित है। ध्यान दीजिएगा कि यह कहानी जो है यह रचनावली जो हरिशंकर परसाई रचनावली है, यह 6 खंडों में है और नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। आगे चलते हैं। यह कहानी सामाजिक, व्यंग्यात्मक और फैंटेसी शैली पर रचित है। भोला राम का जीव उस जनता का प्रतीक है जो भ्रष्ट नौकरशाही, लाल फीताशाही पर व्यंग्य किया गया है, कटु व्यंग्य किया गया है। सरकारी कर्मचारी की अमानवीयता और संवेदनहीनता पर इस कहानी में प्रहार किया गया है। अब चलिए हम देखते हैं कि कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, और यहाँ से प्रश्न भी बनता है नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में। तो पहला आता है भोला राम, जो यहाँ इस कहानी का मुख्य पात्र है। जबलपुर शहर के धामलपुर मोहल्ले के निवासी। ध्यान दीजिएगा, जबलपुर शहर का जिक्र आता है, धामलपुर मोहल्ले का भी जिक्र आता है। और भोला राम की आयु कितनी है? 60 वर्ष है। रिटायर हुए 5 वर्ष हो चुके हैं इन्हें। और मृत्यु कब होती है? मृत्यु का 5वां दिन चलता है इनका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात की। 67 की आयु में इनकी रिटायरमेंट होती है, और 5 वर्ष इनको रिटायर हुए होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और 5वें दिन का वर्णन आता है इसमें। ठीक है, 5वें दिन के बाद का वर्णन आता है। अन्य पात्र देखें तो चित्रगुप्त, धर्मराज, यमदूत, नारद, भोला राम के परिवार, जिसमें पति, पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की, दफ्तर का बाबू, बड़े साहब, चपरासी, ये इसके प्रमुख पात्र और अन्य पात्र हैं। प्रमुख पात्र तो भोला राम जी हैं, और उनके अन्य पात्र में आते हैं ये जो गौण पात्र हैं। दरअसल क्या बात है कि जो गौण पात्र हैं, आजकल नेट के जो एग्जामिनर हैं वो गौण पात्रों से ही प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आपने गौण पात्रों को छोड़ना नहीं है, उन्हें भी अच्छे से पढ़ना है, ध्यान में रखना है, और प्रश्न आए तो उसको पकड़ना है। चलो आगे चलते हैं, सीधे कहानी पे आते हैं। जो भोला राम जी की कहानी है उस पे आते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतनी जोर से बंद कर दिया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम का जीव 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ, पर अभी तक नहीं पहुंचा। देखिए कितने, 5 दिन। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ही बता चुका, लेकिन आपने ध्यान देना है कि 5 दिन देह त्यागी हो गया था उन्हें। धर्मराज ने पूछा, वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। इस समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदभास सा वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया है। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गए। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा का आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं इसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग से सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चुंगल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका पता न चला। अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। हाँ, ठीक है।
धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया। फिर एक मामूली आदमी ने चकमा दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके। इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा देते हैं। होजरी के पार्सल के मोजे रेलवे ऑफिसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम का जी भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायरमेंट होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे दीन आदमी को किसी से क्या लेना देना। इस समय कहीं से घूमते घुमाते नारद मुनि वहाँ कौन आ गए? नारद मुनि। धर्मराज ने गुमसुम बैठे देखकर वह बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित होते हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी भी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो चुकी है। नरक में पिछले सालों से बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारती के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं, देखिए इसमें भारत की जो पंचवर्षीय योजनाओं का भी जिक्र आता है। पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया ओवरसियर है, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। वह समस्या तो हल हो गई है, पर एक विकट उलझन आ गई। भोलाराम के नाम से एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव का यमदूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इससे सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद मिट ही नहीं पाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बताया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने उसे रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। देखिए ये ऐसे ऐसे कथन पूछे जाते हैं, जैसे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। कथन पूछ लिया जाता है कि भोलाराम के जी में से किस पात्र का है, तो ये नारद का है। ठीक है, आपने ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है और उत्तर देना है। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बतलाया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर था। धामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे में टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। और ये ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की थी। उम्र लगभग 60 वर्ष थी। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का उसने 1 साल से किराया नहीं दिया था, इसीलिए मकान मालिक ने उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर वास्तविक मकान मालिक है तो उसे भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसीलिए आपको परिवार की तलाश में घूमना होगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये गरीबी की बीमारी। 5 साल हो गए थे, पेंशन पर बैठे थे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में दरख्वास्त, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये 10-15 दिन में एक दरख्वास्त वो डालते थे। 5 साल में हो गए थे और 10-15 दिन में लगभग एक बार वह दरख्वास्त डालते थे, पर वहाँ से जवाब नहीं आता था। आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, फिर कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे। फाके होने का मतलब है कि जो उनका परिवार था, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो फिर भूखे रहने लगे। ठीक है, चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी उम्र ही थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो
कुछ और काम नहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी किसी से उनका विशेष प्रेम था जिन्होंने उनका जी लगा हो। पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है कोई स्त्री। स्त्री से गुर्राकर नारद की ओर देखा। बोली, बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा था। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा सोचना भी ठीक है, यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा, माता मैं चला। व्यंग्य समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी सरकारी दफ्तर में जाऊँगा और कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले कमरे में बैठे बाबू से भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थीं, पर उन पर वजन नहीं था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। वजन नहीं था का मतलब है कि कुछ भ्रष्टाचार के ऊपर काला धन नहीं था, कुछ पैसे नहीं दिए थे उनको, रिश्वत नहीं दी थी, ठीक है। नारद ने कहा, भाई ये पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी की समझ नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इतनी झंझट में पड़ रहे हो, आप यहाँ साल भर भी चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा, आप तो सीधा बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहे थे, इसीलिए उन्हें किसी ने नहीं छेड़ा। उन्हें एकदम विजिटिंग कार्ड के बिना आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या, धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी। नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है, साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, असल में भोलाराम ने गलती की। भाई यह भी मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हो। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। देखिए, वजन रखने की बात फिर आ गई। मांग रहा है कि वो मुझे रिश्वत दे, पैसा दे, धन दौलत दे। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लगती है, हज़ारों बातों एक ही बात में हज़ारों जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुको। नारद ने कहा, मगर क्या। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका वजन भोलाराम की दरख्वास्तों पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा उसे अच्छे स्वर निकलते हैं। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, फिर संभल कर उन्हें वीणा टेबल पर रखकर कहा, लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू ने भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागज़ थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित पूछ लिया, क्या नाम बताया साधु जी आपने। नारद समझे कि ऊंचा सुनता है, इसीलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या। साहब डॉक्टर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे क्षण समझ गए। बोले, भोलाराम तुम हो क्या, भोलाराम के जीव हो क्या। हाँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हुआ हूँ, वही तो मेरा मन लगा है, मैं दरख्वास्तों को छोड़कर नहीं आ सकता।
तो इसी प्रकार ये व्यंग्य कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपने पूरी कहानी में देखा कि किस प्रकार एक सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार है, जो पूरे निचले तबके को खा रही है, उनके जो उनकी कमाई का जो पैसा है उसे खा रही है। ये भ्रष्टाचारी व्यंग्य हरिशंकर प्रसाई ने वर्तमान में उस समय किया था। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भ्रष्टाचार फैला हुआ था और भ्रष्टाचारी लोग के वजह से विकास नहीं हो पाता था। तो नीचे देखते हैं कि इनके हरिशंकर प्रसाई के बारे में बताया गया है कि हरिशंकर प्रसाई का जो जन्म है 22 अगस्त 1924 में हुआ और उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1955 में हुई। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे यह। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिया। ये ध्यान दीजिएगा आप, इन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिया, ये माने जाते हैं। उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। तो ये हरिशंकर प्रसाई जी हैं और इनकी कहानी भोलाराम का जी आवाज़ मैंने आपको पूरा पढ़ाया व्यंग्य कहानी। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।